हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसमें हमने पिछले वीडियोस में देखा एथिकल रिलेटिविज्म। तो एथिकल रिलेटिविज्म के अब आगे तीन सब पार्ट्स हैं जिनके नाम है टेम्पोरल रिलेटिविज्म, स्पेशियल या कल्चरल रिलेटिविज्म और सिचुएशनल रिलेटिविज्म। तो आज के वीडियो में हम करेंगे ये कल्चरल रिलेटिविज्म, जो कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। बट शुरू करने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म या स्पेशियल रिलेटिविज्म, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? स्पेशियल रिलेटिविज्म खास करके इसको क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे स्पेशल स्पेशल आता है स्पेस। अब ये तुम्हारा अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, स्पेस मतलब कोई भी जगह। तो स्पेशल सिंपली रेफर्स टू अ प्लेस और ज्योग्राफिकल कल्चरल लोकेशन। ओके। तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है कि आपकी जो मॉरल जजमेंट्स है ना, दे कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में आपकी जो जजमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। ओके। तो मोरालिटी को अगर हम मैप पे प्लॉट करें तो प्लेस ए के कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स होंगे, प्लेस बी के कुछ और मॉरल स्टैंडर्ड्स होंगे और प्लेस सी के कुछ और मॉरल स्टैंडर्ड्स होंगे। सो इट इज कॉल्ड स्पेशियल रिलेटिविज्म। अब क्योंकि इन तीनों प्लेसेस के कल्चर्स भी डिफरेंट होंगे तो इट इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। और हो सकता है एक चीज जो यहाँ पे सही समझी जाती हो वो यहाँ पे गलत समझी जाए और यहाँ पे गलत समझी जाए। जो यहाँ पे सही समझी जाती है हो सकता है वो यहाँ पे गलत समझी जाए, यहाँ पे गलत समझी जाए। सो दैट इज कल्चरल या स्पेशल रिलेटिविज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पॉलीगैमी की बात करें। ओके। तो ये सोसाइटी मान लो उसको लेजिटिमेट मानती हो कि हाँ ठीक है, एक आदमी अगर ज्यादा शादियां करता है तो इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हो सकता है सोसाइटी बी जो है वो मोनोगैमी को एक लेजिटिमेट मॉरल फॉर्म ऑफ मैरिज मानती हो। तो एक ही प्रैक्टिस जो है उसकी अलग अलग मॉरल इवेल्युएशंस होती है। यहाँ पे पॉलीगैमी सही है, यहाँ पे पॉलीगैमी जो है वो मॉरली रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज दोनों का कल्चर जो है वो अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ रहे हैं, तो कल्चर जो है वो मोरालिटी को क्यों इन्फ्लुएंस करता है? ओके। तो देखो, सोसाइटी जो है, कोई भी सोसाइटी, वो बहुत सारे मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को ना बहुत सारे फैक्टर्स से के थ्रू डेवलप करती है। ओके। तो उसमें क्या होता है, रिलीजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी मोरालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि रिलीजन मोरालिटी को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? क्योंकि ये लोगों को ना एक फ्रेमवर्क देता है जिससे वो समझ सकें कि किस चीज को हमें पवित्र मानना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल होनी चाहिए। हर रिलीजन में होता है ना कि आप दान करो, दक्षिणा करो, पुण्य करो, आप काम वासना से दूर रहो। तो क्या डिजायरेबल है और क्या अनडिजायरेबल है, क्या परमिसिबल है और क्या परमिसिबल नहीं है, यानी कि क्या फॉरबिडन है और क्या सही है और क्या गलत है। ये सब चीजें ऑलमोस्ट हर रिलीजन अपने फॉलोअर्स को बताता है। तो इसलिए रिलीजन जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है लोगों की एथिकल लाइफ्स पे और उनकी मॉरल सेंसिबिलिटीज पे। तो इसको ऐसे सोचो कि आपका कोई रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, तो उससे आपकी वैल्यूज क्रिएट होती हैं। उन वैल्यूज से आपकी मॉरल एक्सपेक्टेशंस या आपकी सोसाइटी की मॉरल एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं। कि फॉर एग्जांपल हिंदूज हैं, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि भाई बीफ नहीं खाना। तो इससे आपकी वैल्यू क्रिएट हुई कि ओके, गाय पवित्र है, उसको खाना पाप लगेगा। तो इससे सोसाइटी की आपसे मॉरल एक्सपेक्टेशंस जनरेट होती है कि आप बीफ नहीं खाएंगे। और इससे आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है कि आप गाय को माता कहते हो। ओके। तो रिलीजन जो है इट आइडेंटिफाइज कि सीक्रेट क्या है, पवित्र क्या है, समथिंग जब उसको हम स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, जब उसको हम पवित्र समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय जो है उसका हिंदू रिलीजन में, हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इसलिए हिंदूज जो है वो गाय को स्लॉटर नहीं करते, हार्म नहीं करते और ऐसा करने को मॉरली गलत समझते हैं। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया, इससे हमारी वैल्यूज क्रिएट होती हैं, मॉरल एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर। दूसरा है कि रिलीजन जो है वो परमिसिबल और फॉरबिडन बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह का खाना खाना है, शादी का रीति रिवाज क्या होना चाहिए। बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो सेक्सुअलिटी पे भी कमेंट करते हैं, यू शुड नॉट बी गे, यू शुड नॉट बी लेस्बियन, मतलब देयर आर टू जेंडर्स क्रिएटेड बाय गॉड। ऐसी बातें भी बहुत सारे रिलीजन्स करते हैं। कैसी ड्रेसिंग सेंस रखनी है, एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना है, चैरिटी, फैमिली ड्यूटीज,
डेड लोगों को कैसे, मतलब कोई मर गया तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, ये सब जो चीजें हैं इसमें क्या परमिसिबल है और क्या आपको नहीं करना है, ये सब रिलीजन जो है वो एस्टेब्लिश करता है। और इससे जो कोई भी कम्युनिटी है उसकी राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। तीसरा है, रिलीजन जो है वो मॉरल ड्यूटीज भी क्रिएट करता है। देखो, ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन ये समझाता है कि आपको दया दिखानी है, आपको दान करना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और आपको जरूरतमंद जो हैं उनकी हेल्प करनी है। और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे एवरीडे बिहेवियर और सोशल एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा रिलीजन जो है वो मॉरल मीनिंग देता है प्रैक्टिसेस को। यानी कि एक एक्शन जो है उसका अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जैसे कि ईटिंग बीफ, कहीं पे ये गलत है और कहीं पे लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। दूसरा है ट्रेडिशन। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे कि वाई कल्चर इन्फ्लुएंसेस मोरालिटी। तो कल्चर का पहला पार्ट होता है रिलीजन, दूसरा पार्ट होता है कल्चर का ट्रेडिशन। क्योंकि हम कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ रहे हैं तो हम कल्चर, ट्रेडिशन, आपकी हिस्ट्री, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीजें हैं ना, ये हम इसके अंडर पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशंस क्या होती हैं? ट्रेडिशंस होती हैं प्रैक्टिस या कस्टम्स जिनको कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन किया जाता है। तो ओवर टाइम लोग क्या होते हैं कि इन प्रैक्टिसेस को प्रॉपर, रिस्पेक्टेबल या मॉरली एक्सेप्टेड मानना शुरू कर एक्सपेक्टेड मानना शुरू कर देते हैं। अब कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग किसी का बिहेवियर किस तरह से जज करेंगे। यानी कि आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको बेस बना के दूसरों के बिहेवियर को जज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। अब जो हमारे यहाँ एशिया की सोसाइटीज हैं, यहाँ पे एल्डर्स से आप बहुत ही फॉर्मली बात करते हो, अंकल जी, आंटी जी, चाचा जी, पैर छूना, रिस्पेक्ट से बात करना, आप, ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपको मेंटेन रखना होता है। और अगर आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं मेंटेन करते हो, आप नाम लेके बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अपने दादा को जाके सीधा कहता है और मदन गोपाल क्या हाल है, तो उसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाएगा। बट अगर वेस्टर्न सोसाइटी में आप जाओ और वहां पे कोई अपने से बड़े को, मतलब ठीक है दादा को तो नहीं बोलते, वो वहां पे तो ग्रैंडपा ग्रैंड माँ यही बोलते हैं, बट ऑफिस में कोई एज में बड़ा है दादा की उम्र का, तो उसको भी हाई टॉम, हाउ आर यू ऐसे कहना अनयूजुअल नहीं माना जाता। बट एशियन सोसाइटीज में इसको अनयूजुअल माना जाता है। सो दैट इज ट्रेडिशन, दैट इज कस्टम। दूसरा है ग्रीटिंग कस्टम। अपने यहाँ पे क्या होता है कि आप पाँव छूओगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करोगे। जापान में आप झुक के उसको नमस्ते करते हो, ठीक है, मतलब नमस्ते नहीं, झुक के आप उसको ग्रीट करते हो। वेस्टर्न सोसाइटीज में आपको हाथ मिलाना, या ऐसे यूरोपियन सोसाइटीज में आप जाओगे तो ओलंपिक्स वगैरह में देखते होगे चीक पे किस करना, दीज आर द एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग कस्टम्स। बट अगर आप इंडिया में, इफ यू डू दिस, कि आप जाके किसी को गाल पे किस करके, मतलब हाथ मिलाने की जगह, नमस्ते करने की जगह गाल पे किस करके ग्रेट कर रहे हो, तो उसको अनयूजुअल माना जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। ओके, सो दैट्स हाउ ट्रेडिशन जो है वो हमारे इन चीजों को शेप करती है। फिर आगे फ्यूनरल ट्रेडिशंस होगी कि आप क्रिमेशन करते हो या ब्यूरियल करते हो, या फिर और कोई रिचुअल्स हैं, जैसे पारसीज में होता है टावर ऑफ साइलेंस, की वो ऊपर ले जाके डेड बॉडी को रख देते हैं और उसको चील और गिद्ध वगैरह जो होते हैं वो खा जाते हैं। तो प्रॉपर वे जो है वो डेड को ऑनर करने का अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशन का अलग अलग होता है। तो ये भी हमारी ट्रेडिशन और कस्टम से डिसाइड होता है। देन बात आती है हॉस्पिटैलिटी की, कि अगर कोई गेस्ट आया है तो उसकी किस तरह से खातिरदारी करनी है। इसी तरह आपकी ड्रेसिंग सेंस भी आपका कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो डिसाइड करता है। जैसे सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, मुस्लिम्स होते हैं वो अपना कुर्ता वुर्ता पहनेंगे, अगर हिंदू ट्रेडिशन में हो तो साड़ी पहनेंगे। तो इस तरह से ये भी हमारी ट्रेडिशन से ही, कस्टम से ही पास डाउन होता है। तो इससे होता क्या है कि ट्रेडिशन जो है वो एक सोशल नॉर्म बन जाता है। उस सोशल नॉर्म से कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं और उससे मॉरल जजमेंट्स जो हैं वो पास की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आप अगर, आपकी ट्रेडिशन है कि बड़े बूढ़ों के पैर छूने हैं, तो वो एक सोशल नॉर्म है कि भाई बड़ों के पैर छूने हैं। अब वहां से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये लड़का अगर आया है तो ये अपने दादा के पैर छुएगा, ये यूं नहीं कहेगा और भाई मदन गोपाल सब बढ़िया, नहीं। तो अगर ये ऐसे बोलता है तो एक मॉरल जजमेंट इस पे इन्फ्लिक्ट होगी कि भाई बहुत ही बदतमीज लड़का है। और ये अगर आगे पैर छूता है तो कहेंगे अरे रे कितना संस्कारी लड़का है। तो इस तरह से आपका बिहेवियर जो है आपकी ट्रेडिशंस भी शेप करती हैं। ओके, बट क्या जो ट्रेडिशनल है वो ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाता है? ऐसा
नहीं होता। एक ट्रेडिशन जो है वो एक सोसाइटी में हो सकता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती हो कि भाई ये तो हमारे से ऐसे ही चले जा रहे हैं, बट फिर भी उसको क्वेश्चन किया जा सकता है अगर वो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी या जस्टिस से कॉन्फ्लिक्ट करती है। ओके, सो ट्रेडिशन जो है वो हमारे मॉरल बिलीव्स और बिहेवियर्स को शेप करती हैं, बट स्टिल उनको ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की लाइट में इवैल्यूएट करना जरूरी है। देन थर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी एक हमारी कस्टम्स को, हमारी सोसाइटी को शेप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान लो एक सोसाइटी जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस करेगी, उससे वो डिसाइड करती है कि क्या चीजें मॉरली इंपॉर्टेंट है और क्या मॉरली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वॉर्स, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिजास्टर, पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो होते हैं ना, ये हमारे जहन में एक कलेक्टिव मेमोरी छोड़ के चले जाते हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनके आइडियाज हैं वो शेप होते हैं अबाउट जस्टिस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। वो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स एंड हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो इस तरह की यहाँ पे आप एक वो समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, रवांडा, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो रिसर्च की गई है उसमें पाया गया है कि वहाँ की जो हिस्टोरिकल मेमोरी है, हम देखेंगे आगे, उसने किस तरह उनकी मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज को कॉन्टेम्परेरीली शेप किया है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबको पता है हॉलोकॉस्ट हुआ था, ज्यूज के साथ बहुत गलत हुआ था। तो ये जो नाजिज्म की जो मेमोरी है ना हॉलोकॉस्ट की, इसने अब वहाँ की जो कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी है उसमें एक कंट्रीब्यूट किया है कि वो इस हिस्टोरिकल गिल्ट को लेके अब जो डिह्यूमनाइजेशन और अथॉरिटेरियनिज्म के जो डेंजर्स है ना उसके प्रति वो बहुत सेंसिटिव है। ओके, नेवर अगेन, यानी कि ऐसा हम दोबारा नहीं होने देंगे। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में था अपार्थेड। ओके, तो वहां पे जो नस्ल भेद वाली जो उनकी पॉलिसी होती थी कि गोरे और काले का जो वहां पे लॉज अलग बने हुए थे और बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये जो अपार्थेड का जो एक्सपीरियंस था ना, इससे पोस्ट अपार्थेड जो वहाँ की सोसाइटी है, उसमें रिकॉन्सिलिएशन, इक्वालिटी और किस तरह पास्ट की इनजस्टिस को कन्फ्रंट करना है, इंक्लूडिंग वहाँ का जो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस है, इस सब को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ताकि पूरी सोसाइटी जो है वो हील हो सके। देन रवांडा में हुतू और तुत्सी जो ट्राइब थे उनकी आपस में लड़ाई रहती थी, तो वहां पे जेनोसाइड हुआ था। शायद हुतूज ने तुत्सीज का जेनोसाइड किया था या आई डोंट नो, इनमें से एक ने एक का किया था। और वहां पे रेडियो रवांडा से ऐसे प्रोग्राम करते थे कि बिकॉज इनमें से एक ट्राइब लंबे होते थे और एक हाइट में छोटे होते, तो छोटे वालों ने लंबे वालों का जेनोसाइड किया था। एंड रेडियो पे उनके मैसेज चलते थे, इट्स टाइम टू कट डाउन द टॉल ट्रीज, तो ऐसे करके। और मूवी है एक होटल रवांडा, वो देखना, इट्स अ गुड मूवी। तो वो उसके बारे में है। तो ये जो मेमोरी है जेनोसाइड की, इसने वहां पे सोशल कोहीजन, रिमेम्बरेंस और कई इस तरह का मास वायलेंस जो है वो दोबारा से ना हो, तो वहां की समाज की चेतना को बहुत ही अफेक्ट किया है। सिमिलरली हम जापान और जर्मनी के कल्चर में भी जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे किस तरह वॉर टाइम में फोर्स लेबर और ये सब जो वहाँ की प्रैक्टिसेस थी, उसने आज की वहाँ की सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपोलॉजी और रेपरेशंस, इनको कैसे शेप किया है हम ये देखते हैं। तो जनरल लेसन मतलब हिस्ट्री जो है वो सिर्फ सोसाइटी को ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, क्योंकि वो सोसाइटी के सोचने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करती है कि जो गलत पहले हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके, सो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से आपकी कलेक्टिव मेमोरी जनरेट होती है, उससे आपको मॉरल लेसन्स मिलते हैं और उससे आपकी प्रेजेंट डे वैल्यूज जो हैं वो शेप होती हैं। देन नेक्स्ट है आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, पहले तो ये देखो। कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम्स जैसे कि आपकी फैमिली, एजुकेशन का जो सिस्टम है, रिलीजन, गवर्नमेंट, लॉ, कम्युनिटी, ये सब चीजें होती है, इनको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब जो होते हैं ना, ये हमारा बिहेवियर शेप करते हैं, लोगों को ये बता के कि क्या चीजें समाज में नॉर्मल समझी जानी चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, क्या इनअप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईव टीजिंग इज इनअप्रोप्रिएट, अनएक्सेप्टेबल। कुछ सोसाइटीज हैं, हो सकता है वहां पे ये एक्सेप्टेबल माना जाता हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के को ना, इंडियन लड़के को पुलिस ने पकड़ा, 2016 17 18 के आसपास की बात है। तो वहां उस पे इल्जाम था, वो एक लड़की को स्टॉक कर रहा था। ओके, तो वहां के जज, मतलब उस पे केस वगैरह चला, तो वहां के जज ने उसको छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये जिस कल्चर से आता है ना, वहां पे
ये जो स्टॉकिंग है लड़कियों की, आप अगर रोमांटिक परसूट में किसी को स्टॉक कर रहे हो, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ये कह के जज ने उसको छोड़ दिया। और भाई मुझे भी पढ़ के बहुत शर्म आई कि दुनिया हमारे बारे में ये सोचती है। ओके, तो जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉट डिफाइन करते हैं क्या नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इनअप्रोप्रिएट है। और बिफोर यू से कि नहीं हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पुरानी फिल्मों का कोई भी गाना उठा के देख लेना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। ओके, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो तो ये जो प्रोसेस है, मतलब स्टॉकिंग नहीं, ये जो प्रोसेस है बिहेवियर को इस तरह मतलब कौन सा बिहेवियर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो अब फैमिली में रह के बच्चे सोच सब सीखते हैं कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेरेंट्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल में जाके हम डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स और ये सब चीजें सीखते हैं, जो कि एक तरह से हमारा हिडन करिकुलम है। वर्क प्लेस में हम कॉन्फिडेंशियलिटी, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीजें सीखते हैं। लॉ हमें बताता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, और किस तरह से आप ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हैं। आप किसी को गलत नहीं ट्रीट कर सकते, जैसे एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया। कम्युनिटी जो है वो हमको बताती है कि आपकी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं कि अपने नेबर्स की हेल्प करो, या फिर कोई परेशानी में हो उसकी हेल्प करो, या कलेक्टिव फेस्टिवल्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो किस तरह आपका भाईचारा बढ़ता है, ये सब चीजें। और मीडिया जो है वो हमें बताता है कि ऐसी क्या चीजें हैं सोसाइटी डिजायरेबल, रिस्पेक्टेबल कंसिडर करती है और किन अनएक्सेप्टेबल करती है। ऑल्दो ये पॉइंट तो रिडंडेंट है आज के टाइम में, बिकॉज वी नो हाउ मीडिया इज। तो सिंपल चेन क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन से आपकी सोशलाइजेशन होती है। सोशलाइजेशन से जो नॉर्म्स हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप इंटरलाइज करते हो, समझते हो, और उससे आपका मॉरल बिहेवियर जो है वो गाइड होता है। देन फिफ्थ है, डिफरेंट सोसाइटीज प्रायोरिटाइज डिफरेंट वैल्यूज। अब अलग अलग सोसाइटीज जो हैं उनके आइडियाज जो हैं कि कौन सी वैल्यूज, कौन से गुण जो हैं उनको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किन को हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है। तो इससे क्या होता है कि सेम बिहेवियर जो है वो कुछ मॉरल जजमेंट्स को अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। कहीं पे वो चीज़ सही होगी और कहीं पे वो गलत होगी। जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल्स में देखा कि पेरेंट्स की केयर करना, गिविंग एंड शेयरिंग, गिविंग एडवाइस, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड रियरिंग में बच्चे कैसे पाल रहे हैं, तो कुछ कल्चर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भई बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, वेस्टर्न सोसाइटीज़ कहती हैं। हमारी एशियन सोसाइटीज़ जो हैं ये ओबीडियंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल हार्मनी, इन पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। केयरिंग फॉर पेरेंट्स में हमने देखा इंडिया में या इन एशियन कल्चर्स में भई बच्चे जो हैं वो बूढ़े माँ-बाप का ख़्याल रखेंगे, और वेस्टर्न में जो है वो उनको इंस्टीट्यूशनल केयर में छोड़ना ही मॉरल माना जाता है कि भई आप उनको प्रोफेशनल केयर में छोड़ रहे हो। गिविंग और शेयरिंग की बात करें तो इसमें भी अलग-अलग कल्चर्स में अलग-अलग बिलीफ्स जो हैं वो होते हैं। अगर एडवाइस देने की बात करें तो वहाँ पे यूएस, चाइना, इंडिया जो है उनमें पाया गया है कि कल्चरली यहाँ पे भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं रिलेटेड टू एडवाइस, कि जैसे यूएस में आपको जनरली एडवाइस मिलेगी कि यू शुड डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, भाई तुम्हारे लिए जो सही है वो करो तुम, तो एम्फेसिस किस पे है, ऑटोनॉमी पे। चाइना में कंसिडर द सिचुएशन एंड बी फ्लेक्सिबल, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी पे एम्फेसिस है। इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एम्फेसिस है। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग सोचने के तरीके हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज से आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज क्रिएट होती है, उससे आपकी डिफरेंट मॉरल जजमेंट्स आती है। बट इन कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि एक सोसाइटी जो है वो मॉरल है और एक इमोरल है। इट्स जस्ट कि वो एक किसी एक चीज को ज्यादा वेट दे रहे हैं और कोई इस चीज को ज्यादा वेट दे रहा है। यूएसए में भाई मान लो ऑटोनॉमी को ज्यादा वेट दिया जाता है, इंडिया में फैमिली ड्यूटी को ज्यादा वेट दिया जाता है, कन्फर्मिटी को ज्यादा वेट दिया जाता है, कहीं पे इक्वालिटी को ज्यादा वेट दिया जाता है, या कहीं पे सोशल हार्मनी को। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये नहीं है कि भाई सब कुछ सही है, हर सोसाइटी जो है अगर किसी चीज को सही मान रही है तो वो सही है, नहीं। इसका मत रियल लेसन है कि आप किसी दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के लेंस से नहीं देखोगे, नहीं जज करोगे। पहले आप उसको समझोगे, उसके इंटरनल मॉरल फ्रेमवर्क को, और फिर आप कुछ बोलोगे। तो इसलिए कल्चरल रिलेटिविज्म जो है उसका ऑपोजिट बन जाता है एथनोसेंट्रिज्म, जिससे हमने ये लेक्चर शुरू किया था, यानी कि जजिंग अदर पर्सन्स कल्चर यूजिंग योर ओन कल्चर स्टैंडर्ड, और फिर ये सोचना है कि भाई हमारा कल्चर सबसे बढ़िया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैरिज सिस्टम जो है अगर किसी का हमसे अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी इविल है, इमोरल है, या फिर वो बैकवर्ड है। कल्चरल रिलेटिविज्म इस रीजनिंग को चैलेंज करता है।
ओके, बट एथनोसेंट्रिज्म कहता है कि अगर वो हमसे डिफरेंट हैं तो वो हमसे इंफीरियर है। तो इससे क्या होता है कि प्रेजुडिस क्रिएट होता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होते हैं, कल्चरल बायस क्रिएट होता है, और ये कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री को भी इग्नोर करता है। भाई ये हमसे डिफरेंट क्यों है? ऐसी क्या सिचुएशंस रही होंगी पास्ट में, ऐसे इनके क्या बिलीफ्स हैं कि ये हमसे डिफरेंट है। ओके, और इससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन और डोमिनेशन जो है वो जस्टिफाई हो जाती है कि भाई ये डिफरेंट है, ये गलत है, सो इट्स अ ड्यूटी कि हम इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करें या इनको डोमिनेट करें। कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि भाई हर कल्चर का अपना लॉजिक है, अपनी वैल्यूज है, अपना मॉरल फ्रेमवर्क है। तो आप जज करने से पहले उनको समझो, आप कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करो, आप कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल वैल्यूज, इन सब चीजों को कंसिडर करो, और आप टॉलरेंस और डायलॉग को प्रमोट करो। तो की आइडिया क्या है? डिफरेंस डज नॉट मीन इन्फीरियोरिटी, कि अगर कोई गांव में रह रहा है तो वो शहर में रहने वाले से इन्फीरियर नहीं है। अगर कोई हट में रह रहा है तो वो फ्लैट में रहने वाले से इन्फीरियर नहीं है। अलग कल्चर्स के अलग वेज ऑफ लिविंग है, दैट डजंट मीन कि भाई एक दूसरे से सुपीरियर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि गांव वाले खुद को कम समझते हैं, वो शहर वालों से खुद को सुपीरियर समझते हैं कि शहरी पपलू, इनको क्या पता। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो एग्जाम्पल, फूड हैबिट्स डिफर कर सकती हैं, मैरिज प्रैक्टिसेस डिफर कर सकती हैं, ड्रेस कोड्स डिफर कर सकते हैं, बट इससे ये नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा हो गया, कोई इंफीरियर हो गया। बस डिफरेंसेस हैं बिकॉज कंडीशंस अलग हैं, हिस्ट्री अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। जो चीजें हमने अभी ऊपर चार पांच देखी, सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग हैं। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम को अगर गवर्नमेंट दोबारा से बैन कर दे तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। सो ये वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। ये है आज की मोटिवेशन, पेशेंस इज अ वर्च्यू। ठंड रख लाले, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट